हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं नरेंद्र राठौर, हिंदी विषय में 10वीं कक्षा का चौथा प्रकरण, एक प्रश्न 4 उत्तर, इसको लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप अपनी नोट्स, पेन और किताब लेकर के बैठिए। दोस्तों, अब तक हमने देखा किस प्रकार लेखक श्री जयप्रकाश बार बार इस प्रश्न से विचलित है कि आखिर क्या वजह है हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा। तो उनके कुछ ऐसे मित्र जो मूल रूप से विदेशी हैं लेकिन बहुत अरसे से भारत में रहकर भारत के अलग अलग विभागों में सेवा कर रहे हैं, उनसे वे जवाब मांगते हैं, उत्तर चाहते हैं कि क्या वजह है। तो पहला ईसाई पादरी, उनका मित्र, ये जवाब देते हैं कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं करते। दूसरा विदेशी मित्र जो एक IAS ऑफिसर है, उन्होंने जवाब दिया कि तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते। तो लेखक इन जवाबों से कुछ स्पष्टीकरण करके हमें बताते हैं कि हाँ, इन लोगों की बात सही है। अब लेखक आगे अपने कुछ ऐसे सहयोगी मित्र या उनके संपर्क में जो आए हैं अच्छे लोग, पहले 2 पुरुष थे, अब 2 औरतें हैं जो विदेशी हैं मूल रूप से और भारत में रहकर सेवाएं कर रही हैं। उन्हें ये सवाल पूछते हैं। इस चौथे भाग में हम लेख को आगे बढ़ाते हुए, तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है, 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही है। इनका समय कम है, 7-8 वर्ष से भारत में बड़ी श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से और प्रेम से भारत की सेवा कर रही है। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी है। स्वाधीनता आंदोलन जब चल रहे थे तब अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़त हमारी चल रही थी उसमें वह जेल भी गई। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्रों में हुआ है और ऐसे जाहिर जनजीवन में, जाहिर क्षेत्रों से वह जुड़ी है। इसलिए ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें बड़े बड़े पदाधिकारी भारतीयों के संपर्क में वह रही है। उनके कार्य क्षेत्रों का उन्हें अनुभव भी हुआ है। उनको भी मैंने घेरा। लेखक कहते हैं ये महिला जो 7-8 सालों से भारत की सेवा कर रही है, उनको भी मैंने घेरा मतलब उनके भी पीछे लग गया उस सवाल को लेकर के। तो उनका उत्तर था कि तुम लोग बड़े आलसी। ये हमारी मूलभूत जो क्षति, हम लोग बड़े आलसी हैं, ऐसा उस महिला ने कहा। अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि श्रम नहीं करते, लेकिन बहुत कम लोग, 10% लोग जो श्रम का महत्व समझकर दिन रात श्रम करते रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर भारतीयों की ये हालत है कि हम लोग श्रम का महत्व नहीं समझते। मेहनत करना तो हमने मर भूखों का काम समझ रखा है। मेहनत कौन करे? जो मर भूखा है, मतलब मर भूखा, मतलब जो भूख से मर रहा। ये शब्द समूह के रूप में और पर्याय शब्द के रूप में, जो बहुत भूखा हो, ऐसे लोगों को मर भूखा कहते हैं। तो हम लोग आलसी हैं, ऐसा उन्होंने कहा। लेखक कहते हैं कि हम लोगों ने श्रम का महत्व भी नहीं समझा। मेहनत करना हमने मर भूखों का काम समझ रखा है। बस ऐश करो, खाओ पियो, मजा करो। और जो ज़्यादा भूखा है, मतलब जिसको भूख ज़्यादा है, बस वही काम करता रहे।
और ये भूख अलग अलग तरह की होती है। जिसको पढ़ाई की भूख है वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ता है, जिसको पैसा कमाने की भूख है वह लाखोंपति बनता है, मतलब ज़्यादा पैसा कमाने की ही दिशा में काम करता रहता है। तो अलग अलग तरह की भूख होती, और लोगों को यहाँ वहाँ बैठे रहकर गपशप लगाने की भूख होती है। तो ऐसी अनेक प्रकार की भूखों की बात इसमें आ जाती है। बड़े लोगों का काम तो केवल ऐसा है, को तो कर देना, तो केवल बैठे रहना। बड़े लोग क्या करते हैं? आराम से बैठे रहते हैं और खाते पीते। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। संसार का यह नियम, जो निरंतर काम करता है वही आगे बढ़ता है। तो हम उस बात को भूल गए हैं कि संसार में जितने भी लोग बड़े हुए हैं वे सबके सब अथक परिश्रमी, अथक मतलब बिल्कुल थके बिना थके लगातार काम करते रहते हैं, उसे अथक परिश्रमी कहते हैं। आप जितने भी बड़े बड़े हमारे देश के उद्योगपति हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, उन सब का जीवन देख लीजिए कि दिन रात उन्होंने काम किया है, तब जाकर के वे वहाँ पहुँचे हैं। इसलिए वे बड़े हुए, लेकिन उसके पीछे क्या वजह है? अथक परिश्रम। आप देख लीजिए उन लोगों का जीवन कैसा है। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? अथक परिश्रम से ही बड़ा आदमी बना जाता है। लेकिन हम चाहे किसी भी स्थिति में हो, बस बैठे रहो, काम करो, जितना कमाए है उतना उड़ाओ, उसी दिशा में सोचते रहते हैं या दूसरों पर आधारित रहते हैं। लेकिन जब हम परिश्रम नहीं करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? और जब सफलता नहीं मिलेगी तो हमें हमारी सुख सुविधाएँ नहीं मिलेगी, और सुख सुविधाएँ नहीं मिलेगी तो हम ठहर के जहाँ के हैं, जहाँ पर है वहीं के वहीं रह जाएंगे। हम भूल गए, आरंभ सूर तो हम हैं ही, पर हम में लगन नहीं। बस जैसे मैंने पहले कहा था, आरंभे सुरा याहो करेंगे, हिस्सा करेंगे। हम खुद पढ़ते हैं लेकिन फिर हमारी गति मंद हो जाती है। बस आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ऐसे करके काम को हम ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टपोन करते रहते हैं, पीछे धकेलते रहते हैं, और इस प्रकार हम केवल शुरुआत कर देते लेकिन अंत उसका नहीं कर पाते, इसलिए असफल रहते हैं। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते। बस वजह यही है कि शुरुआत करते फिर उस काम की ओर देखते ही नहीं, और यही कारण है कि न ठीक से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और न अपनी घर गृहस्थी मतलब जो हमारा सामाजिक जीवन है वो ठीक से नहीं चला पाते, और न सार्वजनिक कार्य में सफलता पाते। सार्वजनिक कार्य मतलब जब हम व्यक्तिगत रूप में सफल होते हैं, उसके बाद हमारी पारिवारिक जिम्मेदारी में सफल होते हैं, उसके बाद हम सार्वजनिक जीवन में आते हैं। तो घर परिवार पहले व्यक्तिगत रूप से हम अपने आप को आगे बढ़ाए, फिर अपने घर परिवार को आगे बढ़ाए, और उसके बाद हम सामाजिक जीवन में जाते हैं। मतलब ऐसे काम जो हम आर्थिक रूप से मदद करके कर सके, हमारी बुद्धि क्षमता के अनुसार कर सके, तो वे सारी बातें बाद में आती हैं। लेकिन जब रोजगारी और गृहस्थी ही नहीं संभाल पाएंगे तो सार्वजनिक जीवन में हम सफल नहीं होते। रोने पीटने झिकने में जितना समय हम बिताते हैं, उतना यदि काम में बिताए तो हम देश की और अपनी काया पलट सकते। तो गपशप लगाना, रोना पीटना, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, या फिर दूसरों पर आधारित रहकर उसी पर अपेक्षित रहना, इन सारी चीज़ों को छोड़कर यदि काम में उतना ही वक्त काम में बिताए तो हम देश की और अपनी काया पलट कर सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी, तो बात सही है कि इसी रूप में हम लोग बड़े आलसी और आलसी होकर अपने काम को अंजाम नहीं देते, परिणाम स्वरूप हम निष्फल हो जाते। तो ये
तीसरी व्यक्ति जो एक स्त्री थी, उनका जो अनुभव था भारत में रहकर वो लेखक ने हमारे सामने बताया। अब चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्धा स्त्री थी। अब लेखक चौथे व्यक्ति के पास जाते हैं। वे संसार में प्रसिद्ध थी और सामान्य स्त्री नहीं थी, पूरे संसार में प्रसिद्ध थी। कौन थी इसका उल्लेख लेखक नहीं करते, केवल वे बता देते हैं कि काफ़ी फेमस थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था और लेखक के परिवार के साथ, उनके घर के साथ बड़ा प्रेम भरा व्यवहार था। मेरी पितामही तुल्य थी। पितामही मतलब पिता की माता, नानी जैसी, दादी जैसी। उनको भी मैंने तंग किया। लेखक कहते तंग करना मतलब हैरान करना, ये सवाल पूछकर क्या कहा कि आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए हैं। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं हो। तो 40 सालों से हमारे देश की सेवा कर रही है, तो आपको तो अनुभव हो गए क्या वजह है कि हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा। थोड़े में उनका उत्तर था, शॉर्ट एंड स्वीट जवाब। क्या था उत्तर? कि तुम लोगों में उदारता नहीं। देखिए 4 उत्तर मिले इसके। सवाल एक कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा। तो पहला उत्तर था, हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। दूसरा, हम जिम्मेदारी नहीं उठाते। तीसरा, हम लोग बड़े आलसी हैं। और चौथा, हम में उदारता नहीं। तो ये 4 सवाल जो था एक, उसके उत्तर है। तो हम लोगों में उदारता नहीं। विस्तार से उदाहरण दे दे करके उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। उदारता मतलब क्या? भीतरी उदारता। अगर हम सफल हैं तो हम अपने पीछे कई लोगों को सफलता का मार्ग बताए, उस मार्ग पर आगे बढ़ाए या उनको प्रेरणा दे। कभी कभी कुछ मदद की ज़रूरत तो मदद करें, लेकिन ये नहीं। तो ये भाव उदारता में आता है। तो उदाहरण देकर उन्होंने समझाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, बस स्वयं आगे बढ़े, दूसरे जहाँ के तहाँ पड़े रहे, मुझसे कोई बड़ा ना हो जाए। ये भावना हमारे भीतर रहती है। स्वयं को ही आगे रखना चाहते हैं। और उदाहरण दिया कि गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। जो युवक गुणवान है, टैलेंटेड है, उनके टैलेंट को आगे बढ़ाना, उनके गुणों को आगे बढ़ाना हम नहीं चाहते। उनको योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। जब भी मौका मिलता है, और वैसे भी हमारे देश का राजकारण ऐसा, पॉलिटिक्स, हमारी पारिवारिक व्यवस्था ऐसी कि बड़े बुजुर्ग हमेशा, हमारी सार्वजनिक संस्थाएं ऐसी कि वे लोग उसके नीचे चाहे जितना भी टैलेंटेड व्यक्ति हो, बस उसमें किसी न किसी प्रकार का दोषारोपण करके या गलत इल्ज़ाम लगा करके उनके टैलेंट को दबा देते हैं। आप काफ़ी फिल्मों में ऐसी घटनाएं देखते हो। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। और ऐसे लोग जो टैलेंटेड है उनको हम आगे नहीं बढ़ाते। तो जो नहीं बढ़ाता वो भी, और जो व्यक्ति गुणवान है वो भी, बस समय रहते ही कभी न कभी चल बसते और उनका काम, मतलब जो उनके मन में अपेक्षाएं, जो भावनाएं हैं, वो सब खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बताया। हमारे घर से ही शुरुआत करते ही लेखक ये उदाहरण देते हैं कि उस वृद्धा औरत की बात सही है कि हम अपने घर में ही पिता अपने पुत्र को बार बार ये कह के डाल दे, तुझे तू काम बिगाड़ देगा, तू ये मत कर, वो मत कर। जहाँ से बचपन शुरू होता है, हम अनेक बार ना 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 ही सुना करते, ये न कर, वो न कर। ठीक है, गुजराती में कह दो आ काम तने ना फावे, आ तारू काम नहीं। लेकिन जिम्मेदारी सौंप कर, चाहे काम बिगड़े, चाहे सुधरे, कुछ तो होगा, लेकिन उससे वह क्या होगा, सीखेगा, उसके व्यक्तित्व का
निर्माण होगा। हमारे यहाँ अपनी पारिवारिक व्यवस्था से ही ये घटनाएं शुरू हो जाती हैं कि बाप अपने बेटे को ही काम सिखाना नहीं चाहते। इसी कारण कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए। तो बेटों को टैलेंटेड न बना करके, उनको आगे न बढ़ा करके, उन पर जिम्मेदारियां न सौंप करके बहुत सारे परिवार नष्ट हो जाते हैं। और बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए। बहुत सारे लोग विद्वान थे और बड़ी बड़ी किताबों का ज्ञान और उस ज्ञान का भार लेकर घूमे, लेकिन उन्होंने ज्ञान बांटा नहीं, बस ऐसे ही आए और गए, मर गए, अपनी विद्या को साथ लेकर गए। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। और जो दूसरों को नहीं सिखाना चाहता, तो उसमें जो टैलेंट है वो उसकी भावी पीढ़ी में नहीं आती, उनके राह पर चलने वाले और लोगों में नहीं आती। परिणाम स्वरूप अनेक वैज्ञानिक आविष्कार, अनेक जो रोगों को जड़ मूल से मिटाने वाली औषधियाँ वो लुप्त हो गई। न जानने के कारण, अगर उसके पास उन सबकी जानकारी है और वह अपनी परंपरा में अपने पीछे के लोगों को, अपनी भावी पीढ़ी को वह देकर जाता है, तो शायद उसमें से कोई उससे ऐसा मार्ग निकाले, ऐसे आविष्कार करे, ऐसी औषधियों को ढूंढे ताकि बड़े से बड़े कार्य में हमें सफलता मिल सके। पेशों में इतनी प्रतिद्वंदिता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सीखता। और पेशा मतलब जो हमारे व्यवसाय है, खेती बाड़ी का व्यवसाय हो या और जो छोटे बड़े कारीगर हैं, काम धंधा करते, रोजगारी करते, उसमें भी ये कंपटीशन है कि जिसको आता है वो दूसरों को सिखाना नहीं चाहता। बड़ा व्यक्ति छोटे को नहीं सिखाना चाहता, क्योंकि उससे एक डर रहता है कि कहीं मेरी रोजगारी, मेरी आमदनी न छीन ले। तो ये एक भाव उनमें होता है। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। और उससे भी आगे बढ़कर सार्वजनिक जीवन, हमारे जो सार्वजनिक जीवन की बात जहाँ थी, वहाँ सबसे पहले हम पॉलिटिक्स को लेते हैं। हमारे राजनेता, उसके नीचे चाहे जितने भी टैलेंटेड लोग हो, लेकिन उनके लिए जगह खाली नहीं करते। बस वे ही चाहे वृद्ध हो जाए, चल भी ना पाए, तब तक इलेक्शन लड़ते रहे। ऐसे हर एक सार्वजनिक जीवन में देखा कि बड़ा व्यक्ति छोटे को कुचलता, उसका उपयोग करता, उससे तरह तरह से काम निकालता है, लेकिन उसके टैलेंट को परखकर उसे आगे बढ़ाना नहीं चाहता। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है। सार्वजनिक जीवन का जो व्यवहार है वह विभत्स मतलब इतना डरावना हो गया है। विभत्स डरावना। कि लोग हमारा हृदय व्याकुल हो जाता है, दुख होता है उसमें कि ऐसा क्यों हमारे देश में कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। और इसकी वजह से बहुत सारे काम, बहुत सारे टैलेंट दब जाते हैं। इसीलिए आजकल आप लोग देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे टैलेंटेड युवा अब विदेश की राह पकड़ लेते हैं और पढ़ लिख करके देश की सेवा करने के बजाय दूसरे देशों में जाकर उनके टैलेंट की कदर होती है और वहाँ उनको अच्छा काम मिलता है, अच्छी रोजगारी मिलती है और वे धन कमाते हैं। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि हमारे देश को ये ज़रूरत है कि हमारे देश के लोग, हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़े बड़े लोग हैं, पारिवारिक जीवन से उसकी शुरुआत होनी चाहिए कि उदारता के भाव के साथ हम लोग उनको, उनके टैलेंट को दबाए नहीं, उनके विकास को ढूंढे नहीं और उनमें जो भी योग्यताएँ हैं उनको बाहर लाने का प्रयत्न करें और उनको नए नए काम सिखाते रहें।
तब जा कर के हम अपनी उदारता के साथ प्रकट होंगे और लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो चौथे भाग में यहाँ तक आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता होगा। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। पाठ का अंतिम जो उपसंहार है वो अगले भाग में हम देखेंगे। धन्यवाद।